Yes, so now let us discuss production of vaccines. Microorganisms are also used in the production of vaccines. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं ये वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं. वैक्सीन्स प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स अगेंस्ट सेवरल डिजीज़ बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न डिजीज़. तो जो वैक्सीन्स हैं ये ह्यूमंस को और कुछ एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं कुछ डिजीज़ से, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं उस स्पेसिफिक डिजीज़ के रिगार्डिंग. द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज़ इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो जो एबिलिटी है किसी एक बॉडी की डिजीज़ को रेजिस्ट करने की, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जो है एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट डेवलप की जाती है वैक्सीनेशन के थ्रू. आप सबको पता है कि फ्रॉम द इन्फेंट स्टेज, जब हमारा बर्थ होता है तब से ही हमें वैक्सीन्स लगने स्टार्ट हो जाती हैं. तो इसमें होता क्या है, एक स्मॉल डोज डेड और वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स की एंटर की जाती है हमारी बॉडी में. ठीक है, अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स यूज टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डेड और वीक माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और इसी को ही हम वैक्सीन बोलते हैं. व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, जब किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो एंटीजन की तरह काम करती है. एक फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. द बॉडी ऑफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़. तो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन एंट्री. ठीक है, अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स. तो जो बॉडी में हमारे माइक्रोब्स गए हैं उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी. तो ये एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म हुई हैं ये हमारी बॉडी में रह जाती हैं, और हमें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे प्रोटेक्ट करती है अगर हमें सेम टाइप के माइक्रोब से इन्फेक्शन हो रहा है. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by vaccination. तो cholera, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से. एक जो वैक्सीन है ये इंजेक्ट भी की जा सकती है या ओरली भी दी जा सकती है. जैसे आप पोलियो की वैक्सीन देखते होंगे ये ओरली इंजेक्ट की जाती हैं, और कुछ जो हमारे वैक्सीन्स हैं, हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस की BCG के थ्रू लगती है ये. ठीक है, तो ये हमें इंजेक्ट की जाती है. तो पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में दिया है. नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम इज़ प्रैक्टिस टू इरेडिकेट पोलियो. तो पोलियो को ख़त्म करने के लिए नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम की प्रैक्टिस की जाती है. मीन्स जो चिल्ड्रन 5 ईयर्स ऑफ एज से कम हैं उनको रेगुलरली वैक्सीन दी जाती है पोलियो की. ठीक है, इन हर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शंस और वैक्सीन ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेवरल डिजीज़. तो बचपन में हमें भी दी गई थी वैक्सीन्स या इंजेक्शंस जिससे कि हम फ्यूचर में इन डिजीज़ से प्रोटेक्ट रहें. अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज़ गिवन एट अ पर्टिकुलर एज. एक पर्टिकुलर एज में हमें वैक्सीन्स दी जाती हैं. इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोला जाता है. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो इंडिया में है, 0 मंथ पे हमें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है, दैन BCG जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है. 3 to 12 मंथ्स ऑफ एज में DPT दी जाती है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और whooping cough, टेटनस, ये इससे प्रोटेक्ट करते हैं. पोलियो और BCG ये भी दी जाती है 3 to 12 मंथ्स की एज में. 9 to 15 मंथ्स में मीज़ल्स और स्मॉल पॉक्स की रीवैक्सीनेशन होती है, दोबारा दी जाती है ये वैक्सीन. स्मॉल पॉक्स के लिए रीवैक्सीनेशन होगा क्योंकि स्मॉल पॉक्स की हमें पहले दी जा चुकी है. ठीक है, 18 to 24 मंथ्स में दोबारा से DPT बूस्टर डोज दी जाती है. पोलियो की भी बूस्टर डोज दी जाती है. 5 to 6 ईयर्स में स्मॉल पॉक्स का फिर रीवैक्सीनेशन होता है, और DT डिप्थेरिया और टेटनस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है. बूस्टर डोज होती है ये भी. टाइफाइड वैक्सीन भी 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज में दी जाती है. देन बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स. और बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स को फॉर्म करने के लिए. अब फोर्थ है इसमें, अब मेडिसिनल यूज़ के बाद
जो बैक्टीरिया है ये यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने स्टडी किया था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में। ठीक है, तो रूट नोड्यूल से दिखाए हैं लेज्यूमिनस प्लांट्स के। और इसमें जो ये वाइट हमें स्फेरिकल नोड्यूल्स दिख रहे हैं, दीज आर द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से। दैट मीन्स इट टेक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और ये इसको चेंज कर देता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड नाइट्रेट्स में। तो दैट मीन्स जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसका सिंपल वर्क क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करना। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट्स डिकम्पोज, जब हार्वेस्टिंग के बाद जो रूट्स हैं ये डिकम्पोज होंगी तो जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट थे रूट नोड्यूल्स में वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और सॉइल को रिच कर देते हैं, एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे लिव इन द सॉइल, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे ये भी सॉइल में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है। इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करके सॉइल में फिक्स कर देते हैं। अब दूसरा काम क्या है माइक्रोब्स का, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग देम into harmless simpler substances that are restored to the soil and increase its fertility। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, इनको कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस सिंपल सब्सटेंस में, जो कि हमारे सॉइल में रिस्टोर हो जाता है और इसकी फर्टिलिटी को भी साइड बाय साइड इंक्रीज़ करता है। इन द